नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। ना पेट्रोल डीजल की जरूरत, ना प्रदूषण फैलाने वाला धुआं, बस चार्ज कीजिए और निकल पड़िए। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जिनकी मांग समय के साथ साथ बढ़ रही है और भारत में भी अब कंपनियां ई व्हीकल की ताकत को पहचान रही है। सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रख दिया है। सरकार की कोशिश यही है कि देश में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन 100% और प्राइवेट वाहन 40% इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट हो जाएं। शायद इसलिए ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में इस बार महिंद्रा, ह्युंडई, रेनो, टाटा और BMW जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेश किए हैं। ऐसे में DNA मनी में आज हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। ई व्हीकल्स का भविष्य कैसा है, क्या ये भविष्य की मांग है और हम ई व्हीकल पर शिफ्ट होने के लिए कितने तैयार हैं, इससे लोगों को कितना फायदा होगा, इस पर आज DNA मनी। शुरुआत इस स्पेशल रिपोर्ट से। हो सकता है कि आपकी कारों से निकलने वाला दम घोंटू धुआं पसंद ना हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। धुआं फेंकती गाड़ियों की बजाय अब सड़क पर दौड़ने वाली है इलेक्ट्रिक कारें। न पेट्रोल, न डीजल, न धुआं, न गैस, सिर्फ बिजली से कीजिए चार्ज और चल पड़िए एक सफर पर। इसमें जो जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनली, उनको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और आउट ऑफ बॉक्स सोचकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी होगी और जो इंडिजिनस होगी उसको प्रायोरिटी देना, ये हमारी सरकार की नीति है। सरकार भी चाहती है कि अब डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाए और 2030 तक पूरे देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दौड़ें। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? कंपनियां तैयार हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? भारत में इलेक्ट्रिक कारों के लिए कंपनियों को भारी भरकम निवेश करने के लिए तैयार तो दिख रही है, लेकिन वो चाहती है कि सरकार भी पॉलिसी स्पष्ट करे और इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं को रियायत दे। देखो, एक कम से कम 2 महीने तो लगेंगे हमें इस पॉलिसी को बनाने में। इलेक्ट्रिक के लिए है वो तो हमारे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। वो स्कीम भी हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो उसमें कोई बदलाव है नहीं। एक ऑटो पॉलिसी हम बना रहे जो फुल प्रूफ रहे और सारे इंडस्ट्री को साथ में लेकर। सर, आप मैन्युफैक्चरर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका अभी ये मानना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए? नहीं, हम सभी के लिए वो अवसर देना चाहते हैं, किसी पर भी अन्याय नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कारें भारत का भविष्य होने जा रही है और ये बात कार कंपनियां भी जानती हैं। भले ही वो सरकार से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की मांग कर रही हो, लेकिन वो जानती है कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार होगा। यूरोप की नंबर 1 कार कंपनी रेनो ने ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में ट्रेजर इलेक्ट्रिक सुपर कार पेश की। वहीं मारुति भी 2020 तक अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार सर्वाइवल लॉन्च करने जा रही है। एक डायरेक्शन और विजन गवर्नमेंट ने दिया है जो कि हाईली एनवायरनमेंट फोकस है कि हमें व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ना है। तो हम उस मामले में गवर्नमेंट के साथ हैं और चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, चाहे फिर उस डायरेक्शन में चलते हुए कुछ बीच की स्टेप्स हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स हैं जो कि ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं कंपेयर टू कंप्लीट IC इंजन्स। बात अकेले कारों तक ही सीमित नहीं है, भविष्य में बस और ट्रक भी इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं। शास्त्री सर, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, और अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सपने को सच करना है, 2030-2045 की डेडलाइन को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे लाना है, तो बहुत ज़रूरत है कि कुछ बदलाव आएँ। क्या कह सकते हैं कि जो सर्किट S है वो इस बदलाव में एक पहला कदम या आगे बढ़ने की एक राह है जो दिखा रहा है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो आना है। सबसे पहले जैसे आपने बताया 2030 से पूरी सिटी बसेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोत्साहन बढ़ाया है सबका। लेकिन सब लोग इलेक्ट्रिक बस बना सकते हैं, हम भी इलेक्ट्रिक बस बना सकते हैं। सर्किट हमने सबसे पहले लॉन्च किया था।
भारत में इलेक्ट्रिक कारों की सुबुगाहट शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके लिए कंपनियां लिथियम आयन बैटरी पर काम शुरू कर रही है। I don't want to comment on that. I think for any technology to get mature, there is some lead time required. So every company, for any new product to develop, we have always seen that takes about 2.5 years to 3 years for even a good bike or a new scooter to come in. So it is only that lead time which is required to come up with any technology. ज्यादातर कंपनियों का कहना है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए क्लियर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स छूट की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी कि जब दुनिया भर में यही कंपनियां इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए तैयार हैं, तो भारत में हम तैयार क्यों नहीं हो सकते? क्या हम क्लीन फ्यूल पर अपनी गाड़ियां नहीं चला सकते? रिपोर्ट डीएनए मनी। वैसे बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरी दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रही है। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में देश के ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों का ही दबदबा रहेगा और इसे देखते हुए ऑटो कंपनीज भी अब इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हैं। बेशक इलेक्ट्रिक वाहन देश में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने का काम करेगा, लेकिन ई व्हीकल्स के जहां पर कुछ फायदे हैं तो वहीं पर कुछ नुकसान भी है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ना तय है। जरा नजर डालिए। पॉल्यूशन से आजादी। पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाले धुएं से हम सभी परेशान हैं। यहाँ तक कि बड़े शहरों में तो ज्यादा ही प्रदूषण है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। राजधानी दिल्ली में होने वाले कुल वायु प्रदूषण में करीब 37% वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाना ही सबसे बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से पॉल्यूशन नहीं होता है और वातावरण साफ सुथरा रहता है। अगर भारत के 20 सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित शहरों की बात करें तो इसमें दिल्ली टॉप पर है। दिल्ली, फरीदाबाद, भिवाड़ी, पटना, देहरादून, वाराणसी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमृतसर, झरिया, गुरुग्राम, बरेली, फिरोजाबाद, रांची, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, आगरा और मुरादाबाद ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है। नॉइज पॉल्यूशन से मिलेगी निजात। नॉइज पोल्यूशन को लेकर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2011, 12, 13 और 14 में कुछ आंकड़े इकट्ठा किए। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई देश के ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है। खराब हवा के चलते हमें जितना नुकसान होता है, उसी तरह वाहनों का बढ़ता शोर भी हमारी सेहत पर नकारात्मक असर डालता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में वाहनों के शोर के कारण सीधे तौर पर करीब 64% लोगों को कम सुनने की परेशानी होती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन हमें इस शोर से भी आजादी दिला सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी लगी होती है और ये पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में ज्यादा शोर नहीं करते। पेट्रोल डीजल की तुलना में किफायती। पेट्रोल और डीजल के दाम इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपए के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में बैटरी से चलने वाले वाहन किफायती साबित हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 व्हीलर्स की औसतन रनिंग कॉस्ट 10 पैसे प्रति किलोमीटर की होती है, जबकि 4 व्हीलर्स की रनिंग कॉस्ट 45 से 60 पैसे प्रति किलोमीटर की होती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल और डीजल दोनों से ही किफायती होते हैं। इतना ही नहीं, इनमें इंजन, लुब्रिकेंट और ऑयल की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में काफी सारे पैसों की बचत भी हो जाती है। बेहतर बैलेंस। इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी बीच में होती है, जिससे बैलेंस अच्छा बना रहता है और राइड करने में भी दिक्कत नहीं आती। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों के सस्पेंशन थोड़े बेहतर होते हैं, जिनकी मदद से खराब रास्तों पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट होना एक बेहद अच्छा कदम है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना भी करना होगा। इसके अलावा सरकार को अपने लक्ष्य के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया करना होगा। रिचार्ज स्टेशनों की कमी। देश में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से देश में चार्जिंग स्टेशंस की पर्याप्त उपलब्धता फिलहाल सुनिश्चित नहीं है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदना तो आसान होगा, लेकिन इन्हें चार्ज करने में दिक्कतें आएंगी। देश में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नवंबर 2017 में नागपुर में खुला था, जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने खोला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक भारत में 234 चार्जिंग स्टेशन हैं, जिन्हें अगले साल तक बढ़ाकर 4500 करने की योजना है। लंबी दूरी करने में होगी दिक्कत। फिलहाल एक 4 व्हीलर फुल चार्ज के बाद औसतन 160 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, जबकि 2 व्हीलर्स करीब 60 से 70 किलोमीटर तक ही चल पाते हैं।
ऐसे में अगर आपको लंबी दूरी तय करनी हो तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा। फास्ट चार्जिंग का ना होना, कार हो या बाइक, पेट्रोल और डीजल में केवल 4 से 5 मिनट लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ऐसा नहीं है। स्कूटर की बैटरी फुल चार्ज करने में करीब 5 घंटे और कार की बैटरी को फुल चार्ज करने में करीब 8 घंटे का वक्त लग जाता है। ऐसे में चार्जिंग में काफी ज्यादा समय लगता है, इससे काफी समय खराब होता है। हालांकि अभी फास्ट चार्जिंग वाली गाड़ियां उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनियां इस ओर काम भी कर रही हैं। पावर की कमी, इलेक्ट्रिक वाहनों में पावर की कमी भी देखने को मिलती है। साथ ही इनकी टॉप स्पीड भी अभी काफी कम है। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि बहुत ही कम ऐसे मॉडल हैं जिनकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। तो ये भी एक कमजोर पहलू है और कंपनियों को इस ओर अभी काम करने की जरूरत। रीसेल वैल्यू का कम होना, इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी खामी उनकी रीसेल वैल्यू का काफी कम होना है। इतना ही नहीं, इनमें लगी मोटर की लाइफ भी करीब 7-8 साल ही होती है। इसके अलावा ओवरचार्ज होने पर इनकी बैटरी लाइफ कम होती जाती है। ऐसे में ई व्हीकल पर शिफ्ट होने का कदम जितना अच्छा है, उसके रास्ते में चुनौतियां भी उतनी ही हैं। सरकार और कंपनियों को इन चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा। डीएनए मनी रिपोर्ट। तो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों का प्रचलन जोर पकड़ रहा है। मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, ह्युंडई से लेकर तमाम दिग्गज कार कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें ला रही हैं या लाने की योजना बना रही हैं। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी एक के बाद एक शानदार कारें पेश कर रही है। ऐसे में डीएनए मनी में हम आपको बताना चाहते हैं उन देशों और कंपनियों के बारे में जो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए दुनिया भर में तेजी से इलेक्ट्रिक कारों का जोर बढ़ चुका है। दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं, जबकि भारत इस मामले में बहुत पीछे है। दुनिया में सबसे ज्यादा ई कार नॉर्वे में है, जहां के करीब 25 से 27% लोग ई कारों का इस्तेमाल करते हैं। दिसंबर 2016 के आंकड़ों के मुताबिक 52 लाख की आबादी वाले नॉर्वे में करीब 1,35,000 लोग इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण नॉर्वे ने 1990 से ही इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए थे। ई कार के सबसे ज्यादा इस्तेमाल में दूसरे नंबर पर है नीदरलैंड्स, जहां प्रति 1000 लोगों में से करीब 5.6% लोग केवल इलेक्ट्रिक कार चलाने पसंद करते हैं। ब्रिटेन में भी इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटेन में 2013 में केवल 3,500 इलेक्ट्रिक कारें बिकी थी, जबकि 2017 आते आते ये आंकड़ा 1 लाख कारों तक पहुँच गया। इसी तरह अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और चीन ये कुछ ऐसे देश हैं जहां इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अब हम आपको दुनिया की उन चुनिंदा कंपनियों के बारे में बताते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की लीडर हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम है टेस्ला, जिसके सीईओ हैं एलॉन मस्क। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका दौरे पर गए थे तो वो टेस्ला कार कंपनी के प्लांट भी गए थे। इस दौरान एलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला का प्लांट लगाने के बारे में भी कहा था। दरअसल टेस्ला की कारें खूबसूरत, अच्छी माइलेज और जल्दी चार्ज होने वाली होती हैं। वैसे टेस्ला की कार देखने पर पहली नजर में पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रिक कार होगी, लेकिन ये कारें उतनी ही दमदार होती हैं जितनी कि पेट्रोल और डीजल वाली कारें। टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रक भी लॉन्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, टेस्ला की एक कार का रजिस्ट्रेशन मुंबई में भी हो चुका है। इसे दिसंबर 2017 में अमेरिका से भारत में इंपोर्ट किया गया था। टेस्ला के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने के मामले में निसान मोटर कॉर्पोरेशन का नाम आता है। इस कंपनी की कार निसान लीफ कई देशों में फेमस है। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू, वॉक्सवैगन भी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में तेजी से बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि दुनिया में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 6 चीन की हैं। रिपोर्ट डीएनए मनी। तो हम आज ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं कि 2030 तक हमारे देश में सड़कों पर ई व्हीकल्स चलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हकीकत यह है कि हम कन्वेंशनल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल पर अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हैं। लेकिन ये अब आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। जो कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं कि ई कार जो है, ई व्हीकल चलाना आपके लिए सस्ता हो सकता है और जो डीजल या पेट्रोल से आप गाड़ी चलाते हैं वो आपके लिए
ई कार के मुकाबले थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो हमने सोचा जरा डीजल गाड़ियों के थ्रू ही थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए करके बताते हैं कि आखिरकार ये कंपैरिजन क्या और ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं। अब डीजल कार चलाने का खर्च आपके लिए इस वक्त क्या है, जैसे डीजल कार 500 किलोमीटर का खर्च किस तरीके से इसका ब्रेकअप होगा ये जरा समझिए। माइलेज जैसे 18 किलोमीटर प्रति लीटर है तो कुल डीजल खपत इसमें आपकी होती है 27.8 लीटर की। दिल्ली में अभी डीजल का रेट क्या है, 64 रुपए 15 पैसे, और कुल खर्च मतलब आ गया आपके लिए 1638 रुपए का। ये है 500 किलोमीटर का खर्च आपकी डीजल गाड़ी का। लेकिन ये तो हमने आपको बताया कि डीजल गाड़ी का खर्च क्या है। अब अगर आप 500 किलोमीटर में ही ई कार चलाएंगे तो आपका जो खर्च होता है कहां पहुंचता है, और ये आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। रेंज 100 किलोमीटर वही है, बैटरी क्षमता है 2.5 kWh की। दिल्ली में औसत जो बिजली रेट है 6 रुपए प्रति यूनिट है। इलेक्ट्रिक कार है, जाहिर तौर पर एक फुल चार्ज पर खर्च जो आएगा आपका आएगा 15 रुपए का, और 500 किलोमीटर पर आपका खर्च आता है 75 रुपए का। तो अब आप जरा डीजल कार और इलेक्ट्रिक कार के बीच में कुछ जो बारीकियां हैं कंपैरिजन समझ लीजिए। फ्यूल की कीमत ज्यादा पड़ती है डीजल कार के लिए, जो डेली प्राइसिंग के हिसाब से तय होती है। ई कार चलाने पर खर्च बेहद कम होता है, आपको बैटरी से अपने बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना पड़ता है। डीजल कार जो है गाड़ी की जो कीमत है ई कार से काफी कम है, और कीमत सामान्य कार से 50% ज्यादा ई कार की। हालांकि जो प्राइसिंग है वो आने वाले समय में किस तरीके की रहती है नई गाड़ियों की, ये थोड़े समय के बाद और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम आपको नए ताजा आंकड़ों के अनुसार बता रहे हैं। डीजल कार ज्यादा पावर ज्यादा स्पीड देती है, तो ई कार में पावर कम लेकिन बेहतर पिकअप होता है। कहीं पर कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, लेकिन कहीं पर आपको शानदार इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। डीजल कार की अगर बात करते हैं तो डीजल हर जगह उपलब्ध है, पेट्रोल पंप्स है हमारे देश में जहां पर आप जाकर अपने गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाते हैं। ई कार फिलहाल रेंज कम है, क्योंकि बार बार चार्जिंग की जरूरत अगर पड़ेगी आपको तो फिलहाल उतने चार्जिंग पॉइंट्स नहीं लगाए गए हमारे देश में। तभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम की बात करते हैं। डीजल कार की बात करते हैं तो सर्विस कॉस्ट आपकी गाड़ी की धीरे धीरे बढ़ती है, और ई कार की अगर बात हम करते हैं तो 4 से 5 साल बाद बैटरी बदलने पर एक बड़ा खर्च होता है। बैटरी को कितना ज्यादा हम इको फ्रेंडली करेंगे ये भी कंपनियां और जो कंपनीज है इस पर सोचेगी, क्योंकि पर्यावरण के लिए भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इन बैटरीज को डिस्पोज ऑफ कहां करेंगे ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। डीजल कार और इलेक्ट्रिक कार के कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण के लिए तो गाड़ी से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता ही, और जिस तरीके से हमारे देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उससे साफ होता है कि जो स्थिति है कितनी गंभीर है। अब ई कार पर्यावरण के लिए डीजल से बेहतर है ही डेफिनेटली, क्योंकि इसमें पोल्यूशन बहुत ही कम लेवल तक हम तक पहुंचता है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो कि हम आपको एक ई कार और डेफिनेटली एक जो कन्वेंशन फ्यूल जैसे कि डीजल कार को लेकर हमने कुछ आपको यहां पर बताए हैं। अब चलिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनका परिचय करें। हमारे साथ जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन सर है। टूटू सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद है ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर के एमडी जितेंद्र शर्मा, जो कि बहुत ही बेहतर ढंग से हमें बता पाएंगे कि आखिरकार हम ई व्हीकल्स की बात करें तो उसकी रियलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस और इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली वायबिलिटी कितना अच्छा है। लेकिन सबसे पहले एज एन ऑटो एक्सपर्ट टूटू सर आपसे बात करेंगे, कितना ज्यादा एक्चुअली एक्साइटमेंट ई व्हीकल्स को देखकर बढ़ रही है वो हमने इस बार के ऑटो एक्सपो में देख लिया है। बड़ी बड़ी जो कार कंपनीज हैं जो कि अपने कन्वेंशनल फ्यूल्स के लिए जानी जाती हैं वो भी इस ऑटो एक्सपो में अपनी ई व्हीकल्स को शोकेस कर रही हैं। लेकिन जो टारगेट हमने 2030 तक का सेट किया है, सर आपको कितना रियलिस्टिक लगता है? टूटू सर, कैन यू हियर मी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पिछले 125 साल के बाद, और अगले 10 साल जो हैं आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर। और इसी टाइम में अब आपकी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इसी में आपको नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और ये टेक्नोलॉजी आते आते यू हैव टू मेक श्योर कि इट इज़ इकोनॉमिकल एज वेल एज कॉन्फिडेंस जिसको मिल सके, तो वही आगे इनको चला सकेंगे।
ऑल राइट, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है। टूटू सर आपसे और बात करेंगे, लेकिन जितेंद्र शर्मा से बात करते हैं, क्योंकि इस बार ऑटो एक्सपो में हमने एक्चुअली ओकिनावा के ई स्कूटर भी शोकेस किए गए, हमने देखा। और ये भी हकीकत है कि भारत में टू व्हीलर्स चलाने वाली जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, और पिछले साल हमने देखा कि सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स की बिक्री हुई है। ऐसे समय में जब ई स्कूटर इंट्रोड्यूस होता है तो जरा उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब आपने इसको शोकेस किया, किस तरीके से एक ई स्कूटर काम करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कंपनी किस तरीके के प्रयास कर रही है? अगर हम बात करें ई स्कूटर की, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ई स्कूटर्स अवेलेबल थे, लोगों को ये लगता था कि ई स्कूटर तभी बेहतर हो सकता है जब वो उसके अंदर पावर हो, उसकी लुक अच्छी हो और उसके अंदर परफॉर्मेंस हो, ड्राइवेबिलिटी हो, और वो तभी पॉसिबल है अगर हम अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए मार्केट में उतारे। तो वो अगर अच्छा प्रोडक्ट अच्छी कॉस्ट के अंदर कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, तो कंज्यूमर ऑफ कोर्स उसके लिए जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए ओकिनावा ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। हमने अपना पहला प्रोडक्ट 2017 जनवरी में लॉन्च किया था, जिसका बहुत अच्छा हमें परफॉर्मेंस मिला और लोगों का फीडबैक मिला, जिसके बढ़ते हुए आज हमारी सेल बहुत अच्छी हो गई है और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। इसलिए नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि अवेयरनेस होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो उसके लिए हमने ओकिनावा ने उस पर बहुत काम किया है कि हम मार्केट के अंदर अवेयरनेस दे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। लोगों को ये लगना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किस कारणों की वजह से पेट्रोल व्हीकल से अच्छा है। वो हमने कुछ पॉइंट्स के जरिए भी बताया। जितेंद्र जी, मैं टूटू सर के पास फिर से जाऊं उससे पहले, क्योंकि आप एक्चुअली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपने कहा कि आपका बिजनेस मॉडल कैसा है और किस तरीके से आप इसको और प्रमोट करना चाहते हैं। बट टॉकिंग अबाउट हर्डल्स, क्योंकि हम थोड़ा चैलेंजेस की भी बात कर रहे हैं, इसको मास लेवल तक पहुंचाया जा सके, कौन से ऐसे हर्डल्स है जो अभी ई व्हीकल्स या जो ई स्कूटर है उसको लेकर आपने फेस की? अगर हम उसके लिए चैलेंजेस की बात करें, इनिशियली सब उसमें 3 चीज़ें थी। सबसे पहले थी अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए व्हीकल के बारे में कि उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। दूसरा, उसके अलावा कंज्यूमर की रीच होनी चाहिए कि कंज्यूमर उसको अफोर्डेबिलिटी होती है जिसकी वजह से कंज्यूमर उसके लिए उसके ऊपर जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा उसके अंदर अवेयरनेस, और तीसरा उसके अंदर व्हीकल्स का फाइनेंस। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें कि अगर व्हीकल्स का फाइनेंस है, अगर मार्केट में कंज्यूमर खरीदने जाता है तो वो देखता है क्या व्हीकल फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसको अच्छा फाइनेंस मिलता है, प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, तो उसके लिए जाएगा। लेकिन इनिशियली ये सब हर्डल्स थी हमारे लिए भी। जब हमने व्हीकल लॉन्च किया तो इनिशियली हमें फाइनेंस नहीं था, हमारे कंज्यूमर्स के लिए फाइनेंस नहीं था। छोटे शहरों के अंदर लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अगर वो आपको लगता है कि वो अवेयरनेस काफी हद तक लोगों में हुई है कि वो एक्चुअली ई स्कूटर खरीदे, और जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है सबसे पहले प्राइसिंग देखता है, तो ई स्कूटर की प्राइसिंग किस तरीके से रखी गई है? अगर हमने देखिए ओकिनावा की बात करें, हमने इस चीज का बड़ा ध्यान रखा है और हमने प्राइसिंग इस तरीके से दी है कि जो पेट्रोल के स्कूटर्स है उसकी कॉस्ट उसके लगभग उससे कम या उसके बराबर होनी चाहिए, ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ जा सके। और फाइनली रनिंग कॉस्ट उसकी, जैसे आपने भी बताया कि रनिंग कॉस्ट उसकी 10 से 20 पैसे पर किलोमीटर आती है अगेंस्ट पेट्रोल व्हीकल। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से कंज्यूमर उसके लिए जाएगा और उसको खरीदने के लिए बाध्य होगा। ऑल राइट, टूटू सर आपके पास फिर से आएंगे। अगर हमें एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमारे देश की सड़कों पर दौड़ाना है जल्द से जल्द 2030 तक, अगर हमें फुली इलेक्ट्रीफाई करना है अपनी व्हीकल्स को, तो शायद सरकार को इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से कदम है जो इस वक्त गवर्नमेंट को लेने चाहिए टुवर्ड्स मेकिंग ई व्हीकल्स अ सक्सेस फॉर एवरीबडी? जी हाँ, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिबेटेबल हैं इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी तो डिबेट यही है कि उसकी कॉस्ट, और दूसरी है कि उसकी मेंटेनेंस एंड रिचार्जिंग। अब कोई भी इंसान अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर जाए तो उसको कॉन्फिडेंस जब तक नहीं होगा कि वो घर शाम को या रात को पार्टी के बाद घर पहुंच सकेंगे, तो ऐसे माहौल में ये गाड़ी एक्चुअली नहीं कोई ले जाना चाहेगा, एंड दे विल प्रॉब्ली हैव समथिंग जो विद एन ओल्ड टेक्नोलॉजी उसको लेके जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी ऑफ कॉस्ट,
जो आप कह रहे हैं कि 50% कॉस्ट जो बढ़ जाती है, नाउ हमारी जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं जो बिकने वाले हैं मास में, वो हैं 4 लाख से लेके और 10 लाख रुपए तक। अब वही गाड़ी आप कहिए कि 6 से 8 लाख रुपए फालतू देने पड़ जाए, तो एज इट इज़ ये गाड़ियाँ इस कीमत में भी बहुत कंपटीशन हो चुका है। बट उस टाइम पे आप क्या चाहते हैं कि उस वक्त कैसे कोई आदमी खरीद सकेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ द कार विल बिकम सो प्रोहिबिटिव, और साथ में हर 4 से 5 साल के बाद उनको ऑलमोस्ट 40% कॉस्ट देनी पड़ेगी इन द चेंज ऑफ बैटरीज। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए तब भी ये इट हैज़ टू बिकम अ वायबल प्रोपोजिशन फॉर द यूज़र, तभी जाके ये गाड़ी पॉपुलर हो सकती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑफ कोर्स चार्जिंग स्टेशन एक्चुअली आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कहे हैं टूटू सर, लेकिन ऑटो एक्सपो की अगर बात करें और यहाँ पर जो कुछ बड़ी कंपनी जैसे महिंद्रा हो गई, हुंडई, रेनो, टाटा, BMW, इनफैक्ट इवन मारुति जो कि कन्वेंशनल कार्स में टॉप पोजीशन में मानी जाती है, वो ई व्हीकल को लेकर, ई कार्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सर आपकी इसमें पिक कौन सी होगी और आप एज एन एक्सपर्ट कौन सी गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं जो कि आपको लगता है इवन पॉपुलेशन या लोगों के बीच में हिट हो सकती है? टूटू सर आपके लिए सवाल है। मेरे को सुनाई नहीं दिया। टूटू सर, ऑटो एक्सपो में जो ई कार्स लॉन्च की गई हैं, आपके लिए उसमें से फेवरेट और हिट कौन सी है? देखिए, जो सबसे ज्यादा फेवरेट होगी तो मेरे को तो लगता है वो मार्केट के जो लीडर हैं, देखिए जो फेवरेट कार होगी वो तो सबसे ज़्यादा तो वही होगी जो जिसकी आफ्टर सेल सर्विस और साथ साथ टेक्नोलॉजी की रिपेयर्स मिलेंगी कॉमनली। और वो मेरे को तो अपने हिसाब से लगता है 2 गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर एक हुंडई और मारुति ही लीडर बनेंगे। उसके बाद जो और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकेंगे तो प्रॉबेबली दे विल ऑल्सो गेट इनटू इट। अदरवाइज फिलहाल तो मारुति एंड हुंडई इज गोइंग टू प्रॉबेबली बी द लीडर। ऑलराइट सर, आपके पिक्स हैं मारुति एंड हुंडई इन टर्म्स ऑफ ई व्हीकल सेगमेंट। जितेंद्र जरा ये मुझे बताइए, क्योंकि शायद लोग ये भी जानना चाहते हैं जो कि लोग 2 व्हीलर्स पर चलते हैं, कि अगर वो ई स्कूटर खरीदते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी ने बेहतरीन ई स्कूटर पेश किया है, वो ऑलरेडी है भी मार्केट में, सेगमेंट में, तो उनके लिए खर्च कितना है? मतलब अगर किसी को ई स्कूटर खरीदना है, उसको क्या किसी तरीके की तैयारी करने की जरूरत है? उसको चार्ज कहां पर करना पड़ेगा? और दूसरा, उसकी बैटरी कितने समय तक चलेगी? और बैटरी बदलने का खर्च भी कितना हो सकता है? अगर हम, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अगर हम बात करें कि उसको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, स्कूटर के अंदर हमारी जो चार्जिंग है वो सिंपल 5 एम्पियर प्लग से चार्जिंग होती है, जिसके लिए उसको विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और अभी हमने ऑटो एक्सपो में अपना नया मॉडल लॉन्च किया है जो लिथियम आयन बैटरी के साथ है, जो डिटैचेबल है। अगर कल को कोई इंसान, उसके कंज्यूमर अगर अपार्टमेंट्स में रहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उसके नीचे चार्जिंग पॉइंट होना या नहीं होना। तो उसके लिए डिटैचेबल बैटरी अच्छा समाधान है कि वो उस बैटरी को निकाल सकता है और उसको जाके अपने घर में या ऑफिस में चार्ज कर सकता है। और उसका चार्जिंग टाइम भी काफ़ी कम है। अगर हम देखें तो वो 2 घंटे के अंदर पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है और 80% बैटरी 45 मिनट के अंदर चार्ज हो सकती है। तो चार्जिंग पॉइंट से अगर हम देखें तो वो हमने विकल्प ऑलरेडी कंज्यूमर को दे दिया है। लेकिन जैसे टूटू सर ने भी बोला था कि एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और बैटरी की कॉस्ट, तो ऑफकोर्स बैटरी की कॉस्ट अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो उसकी लाइफ लगभग 5 साल होती है, जो उसको बाद में रिप्लेस करनी पड़ती है। तो उसकी जो अगर कॉस्ट की बात करें अगर, तो जो हमने 1.44 किलोवाट आवर की बैटरी हमने दी है, तो उसकी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में आएगी, जो कि एक अपने आप में कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बैटरी। और कितने समय तक एक बैटरी चल की लाइफ है? वो लगभग 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 25 से 30 हज़ार का कॉस्ट खर्च है बैटरी के ऊपर, लिथियम आयन बैटरी के और वो जो चेंज बैटरी जब होगी तो पुरानी बैटरी का क्या होगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वो भी तो हजार्डस हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल, उसके लिए रिसाइकलिंग है कि उसकी रिसाइकलिंग होगी। जैसे लिथियम आयन है तो उसकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, जिसके लिए हम उसको रिसाइकलिंग, जो उनके वो डिप्लॉयड किए हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो उसको रिसाइकल करेंगे, देन उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन अभी उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने कुछ अभी और नियम बनाने हैं ताकि उसको फॉलो किए जा सके।
तो जल्दी आ रहा है ई व्हीकल्स का जमाना, मतलब हम बात करें 100% ई व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स। बहुत जल्द शायद ये हकीकत में भी तब्दील हो जाए, काम भी इस पर चल रहा है। लेकिन क्या चुनौतियां हैं जिससे हम पार पा सकते हैं? हमारे साथ टूटू धवन है और एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद है, साथ ही जितेंद्र शर्मा जी हैं, MD ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर, लगातार डिस्कशन में शामिल हैं। टूटू सर, लोगों के मन में तो ये भी सवाल है, एक तो हम पहले BS6 नॉर्म्स की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि 2030 तक ई कार से हम चलेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग उन लोगों के लिए हो जाता है कि हम करें तो क्या करें। हमारी जो कन्वेंशनल पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उनका क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है जिसके अंदर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हो सकता है कि 10, 12, 15 साल के बाद वो स्क्रैप में बिकें, बट प्रोवाइडेड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो इस गाड़ी को चार्ज कर सकें और हम उसको चला सकें। अब आपको शायद ये भी नहीं पता कि 80% ऑफ द कार्स एनीवेयर सड़क के ऊपर खड़ी होती हैं। आप उनको कैसे चार्ज करेंगे? आप घरों में से क्या केबल्स ले के जाएंगे उनको चार्ज करने के लिए, और रात को लोग उसके ऊपर से ट्रिप करेंगे और एक्सीडेंट्स होगा और आपको सू किया जाएगा? या फिर आपके पास कोई ऐसा चार्जिंग स्टेशन होगा जो आप सड़क के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके अंदर फ्लैश चार्जिंग हो जाए और तब आपकी गाड़ी चला सकें? या फिर उसके ऊपर आपके सोलर पैनल्स हों जिसके साथ वो आपको चार्जिंग होती रहे वाइल यू आर ड्राइविंग द कार। और उस दिनों में क्या करोगे जिन दिनों में बारिश हो रही है और सूरज नहीं निकल रहा, तो उस दिनों में क्या होगा? तो बहुत सारे डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले हैं, और गवर्नमेंट के लिए एक और चुनौती आ जाएगी, और वो ये है कि गाड़ी जो इस वक्त बन रही है वो है ऑलमोस्ट 5500 पार्ट्स के साथ एक गाड़ी तैयार होती है, और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बननी शुरू होगी तो सिर्फ 1000 से 1200 पार्ट्स उसमें लगेंगे उसको तैयार करने के लिए। What is going to happen to those ancillaries जो फैक्ट्रीज को अपनी पार्ट्स देते हैं, जो हजारों सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं टू मेक दोज पार्ट्स एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। तो ये ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो आपको पूरी बैठ के डिबेट करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद ही ऐसे कोई फर्म स्टेप्स ले सकेंगे। ऑलराइट सर, डेफिनेटली इसके काफी चैलेंजेस तो हैं, लेकिन वील स्टिल से वी आर होपफुल। और हमारे साथ अभिक चट्टोपाध्याय भी जुड़ गए हैं इस वक्त, इनफैक्ट फोन लाइन पर हमारे साथ है, ही इज को-फाउंडर एक्सपीरियल। अभिक, बहुत स्वागत है आपका DNA मनी में। इनफैक्ट हम बहुत ही लास्ट सेगमेंट में इस शो के पहुंच चुके हैं, बट क्योंकि हम ई व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, सो एज एन एक्सपर्ट प्लीज टेल मी 2030 हाउ रियलिस्टिक इज इट? 2030, see, firstly I couldn't join the debate क्योंकि मैं पिछले 2.5 घंटे से ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह माय गॉड। तो मैं और यही कहना चाहता हूँ कि 2030 तक हमारा फोकस होना चाहिए ऑफ अ प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं, हाइब्रिड व्हीकल्स हो सकते हैं, और एंड मेनी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मैं कहता हूँ, मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप फोकस उस पे दें। डू नॉट have your focus on individual transport or personal transport. Put your entire focus on building an extremely robust public transport system. And in that, if you want electric, be electric. If you want hybrid, be hybrid. That is the way forward. अभी बट आप कह रहे हैं कि आप काफी समय से जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर भारत में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, बट व्हाट विल हैपन? एक ऐसा ट्रांजिशन टाइम आता है, जैसे टूटू सर भी कह रहे थे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, जब हमारे सड़कों पर ई कार्स भी होंगी, कन्वेंशनल फ्यूल की गाड़ियां भी होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा, तब क्या होगा? सो इट नीड्स टू फेज आउट वेरी स्लोली। कैसे होगा ये सब? टूटू सर जो कह रहे हैं एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं, और मैं उनके साथ सहमत हूँ। मैं यही कहता हूँ कि हमारी जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली जो प्लान है, वो पूरा प्लान का फर्स्ट फेज ऑफ फोकस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होना चाहिए। वेयरएज पर्सनल ट्रांसपोर्ट जो है, दैट कैन स्टिल वर्क ऑन either hybrid technology or the technology which is currently being used of internal combustion engines. All right. And that will be the right way to
बिल्कुल, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर ई व्हीकल्स में सफर करना है तो उसकी शुरुआत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से होनी चाहिए, जैसा हमने बाकी कंट्रीज में देखा है। लाइक नॉर्वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अवेक, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ई व्हीकल है वहां पर लोग इस्तेमाल करते हैं, और दैट इज द राइट वे टू इंट्रोड्यूस एक्चुअली ई व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स। बट वन मोर थिंग अवेक, ऑटो एक्सपो चल रहा है और बड़ी बड़ी कंपनीज हमने देखा इस बार ई कार्स शोकेस कर रही है। आपका उसमें फेवरेट पिक क्या होगा? आप कौन सी गाड़ी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं तो वेरी फ्रैंकली कहता हूँ, आई वुड लाइक टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस दैट द बस मेकर्स ब्रिंग आउट। सो व्हाट पीपल लाइक अशोक लेलैंड, व्हाट पीपल लाइक जेबीएम, ओके, व्हाट पीपल लाइक पिनकल आर ब्रिंगिंग आउट, टू मी उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा कंट्री में रादर देन जस्ट इंडिविजुअल कार्स। हालांकि यस, ऑल द लाइक्स ऑफ टाटा मोटर्स, ह्यूंडई, मारुति, सबने अपनी ई व्हीकल्स दिखाई हुई हैं, लेकिन वो सब डिस्प्ले के लिए है, आई एम श्योर, एक्सेप्ट फॉर टाटा मोटर्स जिसका टीगोर इज ऑलरेडी बीइंग सप्लाइड टू EESL। बाकी जो है वो दे आर मोर फॉर डिस्प्ले, एंड दे आर मोर फॉर डिस्प्ले बिकॉज करंटली देयर इज अ फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप उनको वेरी फ्रैंकली पूछें तो आई रियली डाउट एज टू हाउ मच ऑफ इंटरनल कन्विक्शन मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स हैव अबाउट दिस एंटायर ई व्हीकल फोकस। और टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो पायनियर है इस पूरे फील्ड में, टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है, आपको लगता है बाकी कंपनीज भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है? देखिए, दैट टेक्नोलॉजी इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। टेस्ला डजंट यूज एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर अ बिट ऑफ देयर सॉफ्टवेयर व्हिच इज प्रोप्राइटरी। ओके। अगर आप टेस्ला का भी देखें, दे आर नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम पैनासोनिक बैटरीज टू चाइनीज मेड बैटरीज बिकॉज द चाइनीज हैव मेड ह्यूज प्रोग्रेस in the area of ballistic stability, in the area of range, in the area of charging and life of batteries, especially when electric vehicles are going to be used in as I call the temperate climates, hot weather conditions. So Tesla will also have to change their strategy, but that technology is an open source technology. अगर आज आप चाइना में जाएं, चाइना के एक मोटर शो में आप देखेंगे शायद 1 या 2 यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो अपनी टेक्नोलॉजीज डिस्प्ले कर रहे हैं, बट अगेंस्ट देम देयर विल बी 2000 चाइनीज कंपनीज हु आर डिस्प्लेइंग देयर टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं अब एक बहुत सारे, लेकिन डेफिनेटली जितना ज्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव आ रहा है, कंपनीज भी इनिशिएट कर रही हैं, उन हर्डल्स से पार पाना है। अवेक, होप यू रीच योर डेस्टिनेशन वेरी सून, क्योंकि हम यहाँ पर इससे भी परेशान हैं कि सड़कों पर इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं कि परेशानी हो जाती है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम हमें लग जाता है। होप ई व्हीकल्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम सून, और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई व्हीकल्स के इस बेड़े में जुड़ जाएं तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा हमारी कंट्री के लिए। बट थैंक यू सो मच फॉर नाउ टूटू सर, हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में जुड़ने के लिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दर्शकों के लिए शेयर करने के लिए। साथ ही जितेंद्र शर्मा जी, आपने ई स्कूटर पर हमारे दर्शकों को जानकारी दी, कितना फायदेमंद उनके लिए रहने जा रहा है ये आने वाले समय में। उम्मीद करते हैं कि ई स्कूटर के अलावा भी व्हीकल्स पर और ज्यादा कंपनीज ध्यान दें और इसको और ज्यादा वायबल तमाम लोगों के लिए बनाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमने लोगों से भी जाना था कि क्या अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का समय आ गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग समझते हैं कि हाँ, 83% लोग कहते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का वक्त आ गया है, समय ज्यादा दूर नहीं है। चलिए, यहाँ पर डीएनए मनी में आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन आज हमने बात की भविष्य की कारों की, ऐसी कारों की जो ना पेट्रोल से चलेंगी ना डीजल से, लेकिन इससे पहले हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना होगा जो कि इस पूरे डिस्कशन में हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी कहा है, जिससे पूरे ऑटो इंडस्ट्री ई व्हीकल्स पर शिफ्ट हो सके। ये बात भी तय है कि हम लंबे समय तक फॉसिल फ्यूल पर तो निर्भर नहीं रह सकते हैं। जरा सोचिएगा जरूर इसके बारे में। तो डीएनए मनी में आज के लिए बस इतना ही। कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के साथ हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे कल रात को ठीक 7:56 पर। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस।